ऑलराइट, तो आज के इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे एक ओवरहैंगिंग बीम को जिसके पूरे स्पैन पे यूडीएल लग रहा है और कैसे उस बीम के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ओके, तो ओवरहैंगिंग बीम, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको कि ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है। सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इस बीम के एंड को मैं एक्सटेंड कर दूँ और उस एक्सटेंडेड एंड को मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, उसके नीचे कोई सपोर्ट ना लगाऊँ, तो उस पार्ट को मैं बोलूँगा ओवरहैंग। और उस ओवरहैंग पार्ट की वजह से जो वो बीम कहलाएगी वो कहलाएगी ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम वो होता है जिसका जो एंड होता है वो एक्सटेंडेड होता है और उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। ओवरहैंगिंग बीम में एक और पॉइंट है कि जो बेंडिंग मोमेंट है इस बीम का, वो सपोर्ट्स के बीच में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो उसका फ्री एंड है वहाँ पे वो नेगेटिव चले जाता है। मतलब BC स्पैन में AB और BC के बीच में, AB के बीच में वो पॉजिटिव रहेगा और BC के बीच में वो नेगेटिव रहेगा। अब अगर ऐसी बात है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। और उस पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है ओवरहैंगिंग बीम के केस में। और ये वो ज़ीरो वो वैल्यू नहीं है कि जो सपोर्ट पे बीम के एंड पे ज़ीरो है, ये बीम के स्पैन के बीच में ज़ीरो है। तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन। अब वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बताओ या इस बीम का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, या उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से A सपोर्ट का डिस्टेंस बताओ या C सपोर्ट का डिस्टेंस बताओ। वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कॉन्ट्राफ्लेक्शन को निकालने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको शियर फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, शियर फोर्स के लिए आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो प्रोसीजर वही है सारा, सबसे पहले शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालो, इसका A पॉइंट से क्या डिस्टेंस है उसका, या B से क्या डिस्टेंस है या C से क्या डिस्टेंस है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आज इस केस में हम वही एनालाइज करते हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस बीम में हमें ये गिवन है कि दो सपोर्ट्स हैं A और B, C है इसका फ्री एंड, A और B के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है और B और C के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, और बीम पे थ्रू आउट यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की। अब इस बीम पे जो यूडीएल लग रहा है, इस यूडीएल की वजह से जो बीम पे टोटल लोड है वो कितना लग रहा होगा। इट मीन्स 2 इंटू जो जिस डिस्टेंस पे ये लग रहा है, ये 2 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो टोटल लोड क्या हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड जो लग रहा है इस बीम पे वो लग रहा है 12 किलो न्यूटन का। अब ये जो 12 किलो न्यूटन का लोड है ये डिवाइड होगा RA और RB के बीच में। तो ये देखते हैं कि वो कितना डिवाइड होगा। तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं हम RA प्लस RB इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। लेकिन ये इक्वेशन काफ़ी नहीं है RA और RB की वैल्यू को निकालने के लिए। हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसकी वजह से हम RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो मोमेंट लेते हैं A पे या B पे। अब मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट जो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इस बीम के केस में। तो मतलब मैं B पॉइंट पे श्योर नहीं हूँ कि उस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं A पॉइंट पे श्योर हूँ क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे लग रहा है और ये फिक्स्ड नहीं है। तो अगर मैं A पॉइंट पे सभी फोर्सेस का मोमेंट लूँ A पे, तो वो 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ RB इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6/2 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6/2, और इक्वल पुट कर सकता हूँ 0 के। और सो RB इंटू 4, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 36 को मैं इधर ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा 36, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। RB की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 9 किलो न्यूटन। तो RB की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9। अब इस RB की वैल्यू में अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगी, 12 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू आ जाएगी RA की 3 किलो न्यूटन। RA निकाल लिया हमने, RB निकाल लिया हमने। अब RA RB निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है शियर फोर्स फाइंड आउट करना A, B और C पॉइंट पे। उसके लिए हमारे पास सभी लोड आ गए, सभी रिएक्शंस आ गए, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो अब शियर फोर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A पॉइंट पे देखते हैं कि शियर फोर्स क्या होगी। अब A पे निकालने के लिए मैं या तो A पे खड़ा होकर राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस सारी ले सकता हूँ, मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड लग रहा है और ये 9 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो लगेगी शियर फोर्स A पे, या मैं फिर A के जस्ट राइट में खड़े होकर जो लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्सेस लग रही हैं उनको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जस्ट अगर राइट में मैं खड़ा होता हूँ
तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फोर्सेस देखो तो क्या लग रही है, एक 3 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। अगर यहाँ पे जस्ट राइट में मैं खड़ा हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगी। तो ए पॉइंट है, इसका मतलब है कि 3 किलो न्यूटन की पॉजिटिव शियर फोर्स लग रही है। वेरीफाई करने के लिए मैं ए पॉइंट पे इधर खड़ा होता हूँ और राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस देखता हूँ। तो ये क्या लग रही है, क्लॉकवाइज 2 × 6 12 किलो न्यूटन माइनस 9 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो 12 - 9 कितना लगा, +3। तो यहाँ पे ए पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो शेयर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। ये पता चल गया हमें, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं 3 किलो न्यूटन का। उसके बाद अब देखते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे 2 केसेस आएंगे। एक तो पॉइंट बी पे जस्ट बिफोर बी जब मैं ये 9 किलो न्यूटन का लोड कंसीडर नहीं करूँगा, और जस्ट आफ्टर बी जब मैं ये 9 किलो न्यूटन का लोड कंसीडर करूँगा कि इस 9 किलो न्यूटन लोड की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं शेयर फोर्स में इस पॉइंट बी पे। तो सबसे पहले अगर मैं बी से जस्ट पहले खड़ा हूँ और ये 9 किलो न्यूटन का लोड नहीं लग रहा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या फोर्सेस हैं, एक तो 3 जो पॉजिटिव है -2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो 3 - 8 कितना हो गया, -5। इक्वल टू का साइन है, 3 × -8 दैट इज इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। जस्ट बिफोर बी जो शेयर फोर्स लग रही है वो -5 लग रही है। इसका मतलब जो शेयर फोर्स है वो 3 से -5 की तरफ जा रही है। उसके बाद जब ये 9 किलो न्यूटन का लोड अचानक से, ये 9 किलो न्यूटन का रिएक्शन अचानक से एक्ट किया, तो जस्ट आफ्टर बी क्या शेयर फोर्स रहेगी, इट मीन्स 3 - 2 × 4 वैल्यू तो सेम रहेगी, 3 - 2 × 4 दैट इज 3 - 8 प्लस 9 किलो न्यूटन। तो -5 + 9 किलो न्यूटन कितनी रहेगी, 4 किलो न्यूटन। तो जो शेयर फोर्स आई आएगी 4 किलो न्यूटन की। इसका मतलब जो पॉइंट बी है वहाँ पे सबसे पहले जो शेयर फोर्स लगी जब 9 किलो न्यूटन का नहीं लग रहा था लोड, जब 9 किलो न्यूटन का रिएक्शन नहीं लग रहा था, तो तब जो शेयर फोर्स थी वो थी -5, मतलब 5 यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा डायग्राम हमारा। उसके बाद जब 9 किलो न्यूटन का रिएक्शन एक्ट करा तो जो हमारी वैल्यू है वो चली गई 4 पे, ठीक है। तो 3 से -5 गई, -5 से गई वो 4 किलो न्यूटन पे। उसके बाद अब सी पे देखते हैं। अब सी के या तो सी पॉइंट पे या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली देख लो या राइट हैंड साइड वाली देखो। अगर सी से जस्ट पहले खड़ा होता हूँ तो राइट हैंड साइड पे कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो 4 के बाद ही 0। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं सी पॉइंट पे खड़ा जाऊँ और लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस देखूँ तो क्या आएगा, 3 + 9 कितना होता है 12, -2 × 6 कितना होता है 12। तो 12 - 12 क्या वैल्यू आ जाएगी सी पे, शेयर फोर्स एट सी विल बी इक्वल टू 0। 12 - 12 विल बी इक्वल टू 0। तो दोनों केसेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस देख लो या राइट हैंड साइड वाली। तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है वो 3 से 5 की तरफ गया, उसके बाद 5 से वहाँ पे एकदम से वैल्यू चेंज हुई, और उसके बाद वो 4 से 0 की तरफ गया पॉइंट सी पे, सी, बी और ये ए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे शेयर फोर्स मुझे 0 दिखाई दे रही है। अब उस पॉइंट को फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले केसेस में देखते आ रहे हैं कि जहाँ पे हमारी शेयर फोर्स 0 होती है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होता है, और उसको हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हमारा डिज़ाइनिंग का पर्पज़ क्या रहा कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम हमें जब पता ही नहीं होगा तो वो क्या फ़ायदा होगा उसको एनालाइज करने का। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें एक तो 3 पॉइंट्स ये गिवन ही हैं, ए, बी और सी, जिस पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया तो मुझे एक और पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो मुझे 0 मिली, और मुझे पता है पिछले डायग्राम से मुझे आइडिया है कि जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होता है। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना ज़रूरी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो ए डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब इस ए डी की वैल्यू मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। या तो मैं सिमिलैरिटी के थ्रू निकाल सकता हूँ कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको सिमिलर प्रूव करके एडी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। या फिर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि मुझे पता है कि जो एडी पे डी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 0 है। तो अगर मैं किसी एक्स सेक्शन पे एक शेयर फोर्स की वैल्यू निकालूँ और उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो मैं वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है एक्स। अब इस एक्स पे मैं अगर शेयर फोर्स निकालूँ तो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फोर्सेस हैं, एक तो है आर ए दैट इज 3 - 2 × x। तो 3 - 2 × x, 3 - 2x विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो 0 है। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x = 3 और x विल बी इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। x की जो वैल्यू आई है वो आई 1.5 मीटर। तो दोनों केस से आप निकाल सकते हो, सिमिलैरिटी से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकता हूँ। ये जो वैल्यू आई है ये आई है 1.5 मीटर्स। अब
मुझे सारे पॉइंट्स बेसिकली पता चल गए हैं, ए बी सी और डी। अब मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले ए पे देखते हैं। ए पे पता है जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होगा। अब पॉइंट बी पे देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट बी पे या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस ले सकता हूँ या राइट हैंड साइड वाली। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं, मैं कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। राइट हैंड साइड वाली लेते हैं, ये आसान सी है 2 मीटर की लेंथ पे, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, देखो जो राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज लोड लग रहा है उसको कहेंगे हम नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज लोड लगता है उसको कहेंगे हम पॉजिटिव। मतलब ये जो यूडीएल है राइट हैंड साइड पे ये क्लॉकवाइज लग रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी नेगेटिव। तो बी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2/2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2/2। अब 2/2 क्यों किया, क्योंकि यूडीएल को हम मोमेंट जो होता है उसका हाफ पे लेके चलते हैं, तो 2/2 मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पे बी से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2/2 क्या वैल्यू होगी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 ये नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव 4 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की एट बी। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी वेरीफाई कर सकते हो, ये जगह अगर आप करना चाहते हो तो आप करके देख लीजिए। मैंने राइट हैंड से किया, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6, ठीक है। 3 इंटू 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 3 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 2, ये 9 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज लग रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज लग रहा था तो वो नेगेटिव था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्लॉकवाइज लग रहा है वो पॉजिटिव है। ये बेंडिंग मोमेंट का केस है, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्यों होगा सैगिंग और हॉगिंग वाले केस में। तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा, आर ए इंटू 6 प्लस आर बी इंटू 2। आर बी कितनी वैल्यू है, 9 इंटू 2 माइनस ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2 इंटू 6 इंटू 6/2 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6/2 वैल्यू आएगी 3 इंटू 6 18 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 36, तो 18 प्लस 18 36 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। तो मोमेंट एट ए 0 आ गया, मोमेंट एट बी -4, मोमेंट एट सी 0। लेकिन एक पॉइंट बचता है पॉइंट डी जिस पर मोमेंट निकालना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मोमेंट एट डी के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या फोर्सेज हैं, एक तो है आर ए और एक है यूडीएल। तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2। 3 इंटू 1.5 कितना होता है, 4.5, और 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2, सो 2 इंटू 1.5 कितना होगा 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.25, और 4.5 माइनस 2.25 कितना होगा 2.25 किलो न्यूटन मीटर। ये आया बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आएगा, क्योंकि जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है वो लीनियर है, ए से डी के बीच में, डी से बी के बीच में और बी से सी के बीच में। इसका मतलब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो पैराबोलिक कर्व करेगा ए से डी के बीच में, डी से बी के बीच में और बी से सी के बीच में। अगर ये पैराबोलिक होता तो वो क्यूबिक पैराबोलिक फॉलो करता, अब ये लीनियर है तो ये पैराबोलिक लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा, ए पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो है 0, डी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 2.25, बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है -4, ये आ गई -4, और सी पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो है 0। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमने शेयर फोर्स के केस में देखा था कि जो शेयर फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, उस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट डी। अब यहाँ पे जो है हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसके 2 नाम होते हैं, या तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का डिस्टेंस बताओ इस बीम के एक एंड से। ये वो पॉइंट ए हो सकता है, ये वो पॉइंट सी हो सकता है, कोई भी एंड हो सकता है। अगर हम पॉइंट ए से उसका एंड बताएं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वो केस भी नहीं लगा सकते कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला रूल लगा दो, यहाँ पे तो पैराबोलिक शेप आ रही है तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस पॉइंट ई पे मुझे पता है कि बेंडिंग मोमेंट है 0 है, अगर इस बेंडिंग मोमेंट पे इस पॉइंट ए और ई की जो डिस्टेंस है उसको मैं x मान लूँ और उस x लेंथ पे मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूँ और उसको 0 को इक्वल पुट कर दूँ,
तो शायद मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब ए और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूँ। तो ऐसा करके देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0। अब इस 0 पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट इज़ आर ए इंटू एक्स डिस्टेंस माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2, राइट। दैट इज़ आर ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2, ये बनेगी इसकी इक्वेशन। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, आर ए की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, एक्स से x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर्स। तो ये जो x की वैल्यू आ गई ये आ गई 3 मीटर्स। इट मीन्स जो A और E का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर्स का। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो 3 मीटर की दूरी पे है पॉइंट A से या C से, क्योंकि 6 मीटर की तो लेंथ है पूरी बीम की, तो 3 मीटर इधर से या 3 मीटर इधर से, एक ही बात है। तो ये था आज का क्वेश्चन ओवरहैंगिंग बीम का, जिसमें हमने एनालाइज़ किया यूडीएल को, एक ओवरहैंगिंग पार्ट को। नेक्स्ट केस में हम दूसरा ओवरहैंगिंग का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।